Hello guys, this is Sir Mahad Amir and today we are here with lecture number 6 of Electrical Quantities O-Levels and IGCSE 06255054 Physics और Electricity lecture number 6 जो कि एक कमाल का lecture है. That's what we are going to discuss today. Best lecture अगर लगे और आपको फायदा दे तो promise me that you're gonna be sharing that with all your friends, subscribing the channel and sharing it क्योंकि जो भी बड़े मुश्किल कॉन्सेप्ट है ना आज वो सारे क्लियर होने वाले हैं. ठीक है, तो बगैर टाइम ज़ाय किए आगाज करते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ ओम्स लॉ. अच्छा, हमारे पास जो ओम्स लॉ है दैट इज वेरी मतलब जैसे कहते हैं कि इंपॉर्टेंट है, सुनिएगा. क्या कहते हैं ओम्स लॉ? ओम्स लॉ कहता है कि सर देखिए, अगर एक मेरे पास कंडक्टर है एंड लेट्स से द करंट इज फ्लोइंग इन द कंडक्टर, सो द अमाउंट ऑफ करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज अक्रॉस इट. क्या कहता है ओम्स लॉ? बहुत ही सिंपल सी बात कहता है, बोलता है करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर इज डायरेक्टली proportional to the potential difference across it. इस बात से क्या मतलब है कि सर अगर मैं करंट का ज्यादा इंक्रीज चाहता हूं तो मुझे वोल्टेज बढ़ाना पड़ेगा. बड़ी सिंपल सी बात है. देखिए सर, अगर मैं वोल्टेज सी दिस कि लाइक अगर मैं वोल्टेज कम कर रहा हूं तो करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर इज गेटिंग स्लोअर. वोल्टेज बढ़ाऊंगा या बैटरी स्ट्रॉन्गर लगाऊंगा तो करंट बढ़ेगा. तो ये दोनों साथ चलते हैं. फॉर अ ओमिक कंडक्टर करंट एंड वोल्टेज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. इंक्रीजिंग द करंट आई नीड टू इंक्रीज द वोल्टेज. तो ये हमारे पास बेसिक सी ओम्स लॉ की डेफिनेशन है, कुछ भी मुश्किल नहीं है. क्या है ओम्स लॉ? वोल्टेज बढ़ाऊंगा करंट बढ़ जाएगा. एक बात यहां पे याद रखिएगा, ये इस स्टेटमेंट के बाद दिस इज अ सेकंड मार्क, कीपिंग फिजिकल कंडीशन एंड टेम्परेचर कांस्टेंट. बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क्ड स्टेटमेंट है ओम्स लॉ की कि भाई क्या होता है ओम्स लॉ? स्टेट ओम्स लॉ. तो आपने क्या बोला? करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर is directly proportional to the potential difference, keeping physical conditions and temperature constant. आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे. ठीक है. अब ओम्स लॉ की स्टेटमेंट दो तरीके से वैलिड होती है. उन दो तरीके से वैलिड होने के लिए उनकी कुछ वर्किंग होती है. देन विल डिस्कस दैट अभी. तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं ओम्स लॉ फॉलो करने वाले कंडक्टर्स, जिनको हम लोग ओमिक कंडक्टर का नाम देते हैं. जैसे कि मेटालिक कंडक्टर्स हो गए, रेजिस्टर्स हो गए, जो ओम्स लॉ फॉलो करते हैं. क्वेश्चन में डेफिनेटली बताया होगा कि ये चीज ओम्स लॉ फॉलो करती है. तो ओम्स लॉ फॉलो करने का मतलब क्या है कि सर जब भी वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के, तो जब मैं ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाता हूं तो V इज इक्वल्स टू आई आर का फॉर्मूला बनता है. और रेजिस्टेंस हमेशा क्या आती है? सेम आती, कांस्टेंट आती. तभी कोई और कंडक्टर ओम्स लॉ फॉलो करता है. इसका मतलब जो वोल्टेज करंट का रेशियो है दैट इज गोना स्टे द सेम. वोल्टेज करंट का रेशियो हमेशा क्या रहेगा? सेम रहेगा ओम्स लॉ में. दोबारा इस बात को समझें कि फॉर एनी कंडक्टर दैट ओबेज ओम्स लॉ, उसका जो करंट वोल्टेज ग्राफ बनता है, दैट ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम द ओरिजिन.
करंट वोल्टेज ग्राफ जो ओमिक कंडक्टर का बनता है वो करंट वोल्टेज ग्राफ हो या वोल्टेज करंट ग्राफ हो। ज्यादातर करंट वोल्टेज ही आएगा, पेपर में भी करंट वोल्टेज ही आएगा, यही वाला ग्राफ इंपॉर्टेंट है। वो हमेशा क्या बनता है, स्ट्रेट लाइन बनता है और कहां से पास करता है, ओरिजिन से पास करता है। सो फॉर ओमिक मेटालिक कंडक्टर्स ग्राफ ऑफ आई वी is a straight line with constant gradient passing from origin. तो ये हमारे पास ओम्स लॉ की बहुत ही मासूमाना सी वर्किंग हो गई। आई वी ग्राफ स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है। दूसरी लाइन बना देते हैं सर, ये लाइन ए हो गई, ये लाइन बी हो गई, तीसरी लाइन बना देता हूं और ये लाइन सी हो गई, ठीक है। लाइन बी, लाइन सी, लाइन ए। अच्छा, आईवी ग्राफ में अगर मैं वोल्टेज अपॉन करंट की वैल्यू बी पे निकालूंगा, ए पे निकालूंगा और सी पे निकालूंगा तो तीनों की रेजिस्टेंस चेंज आएगी। बट हाँ, बी पे कहीं पर भी वी ओवर आई करूंगा आंसर सेम आएगा, ए पे कहीं भी वी ओवर आई का रेशियो करूंगा आंसर सेम आएगा और सी पे कहीं भी वी ओवर आई का रेशियो करूंगा आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो ये बात आपने अपने जहन में रखनी है कि जो बी वाली लाइन है ना वो हमारे पास मोर रेजिस्टेंस है। इसकी वर्किंग को अंडरस्टैंड भी करते हैं, इतनी ज्यादा इसमें परेशानी की बात नहीं है। एंड देन हमारे पास जो सी वाली लाइन है वो लेस रेजिस्टेंस। इस कॉन्सेप्ट को अभी हम लोग देखेंगे भी, परेशानी की बात नहीं है। बट अगेन इसमें अगर वैल्यूज हो और मैं वोल्टेज करंट का रेशियो निकालूं वी ओवर आई से, तो लाइन बी का आंसर वुड बी रिलेटिवली लार्जर कंपेयर टू लाइन सी। तो लाइन सी में क्योंकि करंट ज्यादा है तो रेजिस्टेंस इज रिलेटिवली लेस और लाइन बी की रेजिस्टेंस ज्यादा है। ये हो गई सर बहुत ही मासूम सी बात ओमिक कंडक्टर की। पहले चीज आ गई ग्राफ वाली। दूसरी, अच्छा अगर इसका वी आई ग्राफ भी बनता तो वो भी स्ट्रेट लाइन बनता, पर उल्टा बनता। वी आई ग्राफ में जो लाइन ज्यादा स्टीपनेस वाली होती है उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होती है। तो ये बी सी ए, बी ए सी ऑपोजिट बन जाती है, सेम बात है। अच्छा, ये सर आपके पास एक तरीके का सवाल आ जाता है, भाई आपको ग्राफ मिला, लाइन स्ट्रेट लाइन है, ओरिजिन से पास कर रही है, आपने बोल दिया सर बेस्ट हो गया, ये एक ओमिक कंडक्टर का ग्राफ है, इसका वोल्टेज करंट का रेशियो हर पॉइंट पे सेम आ रहा है, ये इसकी रेजिस्टेंस चेंज नहीं हो रही, ये जो है वो ओम्स लॉ फॉलो कर रहा है। सेकंड क्या होता है कि अगर आपको एक टेबल दे दे, अगर आपको दे दे एक टेबल, इसी में लेट्स से इट गिव्स यू अ टेबल, द एग्जामिनर गिव्स यू अ टेबल एंड द एग्जामिनर आस्क यू कि सर हमारे पास वोल्टेज करंट बता दे, आपको बोले सर 10 to 20 4 48, तो और आपको बोले सर क्या ये ओम्स लॉ फॉलो कर रहा है या नहीं, यूज द वैल्यूज इन द टेबल टू आंसर। तो आप बोलेंगे कोई मसला नहीं है सर, रेजिस्टेंस अगर सेम आएगी तो ओम्स लॉ फॉलो कर रहा है। आप रेजिस्टेंस निकालेंगे, पहले सबसे पहले निकालेंगे 10/2 से, आपका आंसर आ गया 5। फिर आपने निकाली 20/4 से, आपका आंसर आ गया 5। फिर आपने निकाली 40/8 से, आपका आंसर फिर भी क्या आ गया 5। तो आपने कहा सर बिल्कुल, क्योंकि इन सब पे रेजिस्टेंस सेम आ रही है, दैट मीन्स द कंडक्टर इज ओबेइंग ओम्स लॉ। टू सिग्निफिकेंट फिगर पे आंसर सेम अगर आ रहा है तो कंडक्टर ओम्स लॉ फॉलो कर रहा है। बात इसमें खत्म, कोई परेशानी, कोई टेंशन, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये आ गया सर हमारे पास ओम्स लॉ की टोटल वर्किंग जो ओमिक कंडक्टर्स के लिए आती है। अब आ जाते हैं हम बेटा नॉन ओमिक कंडक्टर्स की वर्किंग। नॉन ओमिक कंडक्टर्स वो कंडक्टर्स होते हैं जो ओम्स लॉ फॉलो नहीं करते। सेमीकंडक्टर डायोड हमारा जो पहला कंपोनेंट है दैट इज बेसिकली अ नॉन ओमिक कंडक्टर।
अच्छा, इसमें दो तीन चीजें हम लोगों के पास एग्जाम में बड़ी इंपॉर्टेंट आती हैं। एक तो सर्किट सिंबल डायोड का ये होता है। अच्छा, डायोड क्या करता है? डायोड एक ऐसा कंपोनेंट है जो अलाउस करंट टू फ्लो इन वन डायरेक्शन ओनली। अलाउस करंट टू फ्लो इन वन डायरेक्शन ओनली। तो अगर बात करें कि डायोड क्या करता है, तो ये करंट को एक डायरेक्शन में फ्लो करवाने देता है। ठीक है, इस बात का मतलब भी अंडरस्टैंड करते हैं। एक सिनेरियो में अगर मेरे पास एक बैटरी है एंड लेट्स से मेरे पास एक डायोड है और बैटरी के साथ आई हैव गॉट अ फिलामेंट लैम्प दैट इज वर्किंग वेरी नाइसली। तो अगर इस के सिनेरियो ए में मैं सिनेरियो ए में दो केस बना दूं, तो केस नंबर ए में गौर से देखिएगा दैट यू वुड रियलाइज कि आपके पास जो लैंप है ना, वो बिल्कुल ब्राइटली लिट होगा, चल रहा होगा बेहतरीन किस्म का। बट इन सिनेरियो भी हमारे पास कोई लाइट नहीं होगी, यहां पे कोई लाइट नहीं है जल रही होगी, लैंप बिल्कुल ऑफ होगा। सर्किट तो सेम लग रहा है आप लोगों को देखने में, बट सर ये जो है हमारे पास ये डायोड यहां पे फॉरवर्ड बायस कनेक्टेड है। फॉरवर्ड बायस मींस ये करंट को एक डायरेक्शन में फ्लो करवाने देता है। इस केस में जो हम लोगों ने अभी केस किया है, इसमें हमारे पास करंट आएगा डायोड, क्योंकि ऑपोजिट उल्टा, मतलब सही एग्जैक्टली जिस तरीके से कनेक्टेड है, जिस तरीके से वो करंट को फ्लो करवाता है, करंट फ्लो करेगा, लैंप तक पहुंचेगा, बेहतरीन किस्म का लैंप जल जाएगा। बट इफ आई कनेक्ट द डायोड ऑपोजिट, मतलब उल्टा कनेक्ट कर दूं, तो हमारे पास करंट यहां पे स्टॉप हो जाएगा, डायोड इस करंट को फ्लो करवाने नहीं देगा, लैंप लाइट नहीं होगा। तो डायोड एक तरफ तो करंट को फ्लो करवाने देता है, बट दूसरी तरफ करंट को फ्लो करवाने नहीं देता। इट अलाउस करंट टू फ्लो इन वन डायरेक्शन ओनली। ये है बहुत इंपॉर्टेंट वर्किंग ऑफ अ डायोड। ये चीज बेटा लीकेज कहलाती है। बहुत माइनर सा माइक्रो एम्पेयर्स में करंट हमारे पास निकल रहा होता है, एंड दिस लीकेज इज नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस। ठीक है, बट ये बात याद रखिएगा, इट अलाउस करंट टू फ्लो इन वन डायरेक्शन। एक डायरेक्शन में बिल्कुल सही करंट फ्लो करता है। इसका ग्राफ जो है, वन डायरेक्शन इट्स ऑल ओके, एंड देन द ऑपोजिट डायरेक्शन द करंट इज गोना बी जीरो। तो एक डायरेक्शन में तो करंट फ्लो करवाने देगा, दूसरे डायरेक्शन में करंट फ्लो नहीं करवाने देगा। अच्छा, इसका एक और काम है, एंड दैट काम इज कॉल्ड AC रेक्टिफिकेशन। हमारे पास जो ऑल्टरनेटिंग करंट होता है, जिसका ग्राफ हमारी दोनों डायरेक्शन में बनता है, अगर मैं उस ऑल्टरनेटिंग करंट सप्लाई के साथ एक डायोड अटैच कर दूं, तो वो डायोड करंट को सिर्फ एक डायरेक्शन में फ्लो करवाने देगा और दूसरी वाली करंट को फ्लो करवाने नहीं देगा। तो ये रेक्टिफिकेशन कहलाती है, कन्वर्टिंग एन ऑल्टरनेटिंग करंट टू अ डायरेक्ट करंट, इन विच डायोड इज वेरी यूजफुल एज वेल। तो डायोड हमारे पास ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में भी कन्वर्ट कराता है, तो ये रेक्टिफिकेशन के काम भी आता है। तो डायोड का जो सेकंड पर्पस हो गया, दैट इज टू कन्वर्ट ऑल्टरनेटिंग करंट टू डायरेक्ट करंट। दोनों काम समझ आ गए कि भाई डायोड एक ऐसा कंपोनेंट है, एक तरफ करंट को फ्लो करवाने देता है, दूसरी तरफ करंट को फ्लो करवाने नहीं देता। एक जो है नॉन ओमिक कंडक्टर है, AC को किस में कन्वर्ट करता है, DC में कन्वर्ट करता है, और ये हमारे पास वर्किंग है। इसका एक सवाल जब भी मैं यहां आता हूं, तो मैं एक सवाल डायोड पे लेक्चर में लाजमी करवाता हूं, जस्ट टू मेक योर अंडरस्टैंडिंग। एक क्वेश्चन है ऐसा वास्ट पेपर्स में, यस, और मई जून 2021 का पेपर 2 क्वेश्चन नंबर 7। दिस क्वेश्चन वाज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ डायोड। ये क्वेश्चन बेस्ड था कॉन्सेप्ट ऑफ डायोड पे, तो मैंने कहा चलें इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, इसमें येट अगेन सारी चीजें डायोड वाली नहीं है, बट मैं सिर्फ इसके जो वो पार्ट डायोड रिलेटेड है वो पढ़ा रहा हूं। Figure 7.2 shows a battery connected to a diode and ammeter. Current in the resistor. But diode forward bias is सही चल रहा है,
रेजिस्टर में करंट है 2 एम्पियर्स का, पोटेंशियल डिफरेंस है 5.4 वोल्ट्स का, ठीक है। ईएमएफ की डेफिनेशन मांग लिया, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वर्क डन रिक्वायर्ड टू मूव यूनिट चार्ज इन द कंप्लीट सर्किट। एक्सप्लेन व्हाई द ईएमएफ ऑफ द बैटरी मस्ट बी ग्रेटर देन 5.4। यहाँ पे पूछा हुआ है कि ये 5.4 वोल्ट रेजिस्टर कंज्यूम कर रहा है तो थोड़ा ज्यादा क्यों होना चाहिए? बिकॉज सम ऑफ द वोल्टेज विल बी कंज्यूम्ड इन वायर्स, एमीटर्स, तो थोड़ा बहुत वोल्टेज एमीटर वायर में, थोड़ा सा डायोड में भी कंज्यूम हो जाएगा, तो इट शुड बी स्लाइटली मोर देन 5.4। वी हैव डिस्कस कि वायर्स की रेजिस्टेंस होती है तो थोड़ा सा वोल्टेज उनके अंदर भी कंज्यूम होता है। खैर, अब ये बोलता है कि ये एनर्जी वाला पार्ट है, अभी नेक्स्ट लेक्चर में एनर्जी का फॉर्मूला भी पढ़ेंगे तो, बट मेरा जो कॉन्सेप्ट था वही क्वेश्चन में था कि सर्किट इज रिकनेक्टेड विद द डायोड इन ऑपोजिट डायरेक्शन, व्हाट इज ऑब्जर्व्ड। पहले तो आपको सबको पता है कि सर अब डायोड उल्टा लगा दिया तो करंट फ्लो नहीं करेगा। व्हाट इज ऑब्जर्व्ड, एमीटर विल बी शोइंग नो रीडिंग्स। एमीटर में कोई करंट की रीडिंग नहीं आ रही होंगी, एमीटर में कोई करंट की रीडिंग नहीं आ रही होंगी, कोई रीडिंग शो नहीं हो रही होगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास करंट फ्लो ही नहीं कर रहा होगा। तो व्हाट इज ऑब्जर्व्ड, एमीटर विल बी शोइंग जीरो रीडिंग बिकॉज द करंट इज नॉट passing from the diode, it is connected in the reverse bias condition या oppositely connect किया गया है, that means it does not allow current to flow। ये आपके पास बेसिक सी डायोड की वर्किंग है। इसी के इर्द गिर्द क्वेश्चंस हमारे पास डायोड में आ रहे होते हैं। ये इसकी छोटी सी डायग्राम भी है, मतलब एक्चुअल जो डायोड ऐसा लग रहा होता है। ऑन दैट नोट लेट्स मूव ऑन टू द कॉन्सेप्ट ऑफ फिलामेंट लैम्प, द कॉम्पोनेंट विच varies with temperature, there are two of them। सबसे पहला है फिलामेंट लैम्प। ये फिलामेंट लैम्प, ये जो फिलामेंट लैम्प होता है, फिलामेंट लैम्प है, देयर इज अ फिलामेंट इन द लैम्प एंड देन इट हीट्स अप। आपने बेकरीज वगैरह में ये पीला कलर का बल्ब देखा होगा, दैट येलो लैम्प, येलो बल्ब। सो दैट फिलामेंट लैम्प का पर्पस इज टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या पर्पस है? टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट एंड लाइट। क्या पर्पस है भाई? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट और लाइट में कन्वर्ट करवाना। क्या काम है? विथ इंक्रीज इन वोल्टेज, रेजिस्टेंस ऑफ फिलामेंट लैम्प इंक्रीजेस। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, फिर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। फिलामेंट लैम्प इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर। सर फिलामेंट लैम्प एक नॉन ओमिक कंडक्टर है, फिलामेंट लैम्प हीट अप होता है और ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर इसकी रेजिस्टेंस बढ़ती है और इसके अक्रॉस वोल्टेज भी बढ़ता है। मेरे ख्याल से बात समझ आती कि सर एक फिलामेंट लैम्प क्या होता है, वक्त के साथ साथ गर्म होना शुरू हो जाता है, एंड व्हेन इट गेट्स हीट अप इसकी रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली बढ़ती है बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन लाइक टेम्परेचर, द रेजिस्टेंस इंक्रीजेस एंड देयरफॉर द वोल्टेज इंक्रीजेस। इसके बाद जो है डेफिनेटली एक स्टेटमेंट और भी कभी कभार मार्क्स की में ऐड होती है, एंड करंट डिक्रीजेस। जब रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो करंट ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगा। अब इस बात को समझना बड़ा जरूरी है कि भाई फिलामेंट लैम्प की क्या है खास बात, कि फिलामेंट लैम्प का ग्राफ भी पेपर में बनाने के लिए आता है, एंड देयर इज अ स्केच ग्राफ दैट कम्स अप, सो यू आर रिक्वायर्ड टू स्केच द ग्राफ, टर्न इट टुवर्ड्स द वोल्टेज एक्सिस। क्या बोला? फिलामेंट लैम्प का जो ग्राफ होता है वो हमेशा वोल्टेज एक्सिस की तरफ टर्न होता है। अगर वो वीआई ग्राफ होगा तो भी बेटा वो वोल्टेज एक्सिस की तरफ ही टर्न होगा, अगर वो आईवी ग्राफ होगा तब भी वो वोल्टेज एक्सिस की तरफ टर्न होगा। दिस शोज के वोल्टेज बढ़ गया एंड रेजिस्टेंस बेसिकली इज द रेशियो ऑफ वोल्टेज टू करंट। वोल्टेज बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली दिस शोज इंक्रीज इन रेजिस्टेंस, एंड आफ्टर फिलामेंट लैम्प इज स्विच्ड ऑन टेम्परेचर बढ़ता है फिलामेंट लैम्प का, जिसकी वजह से इसके अक्रॉस रेजिस्टेंस बढ़ती है। तो फिलामेंट लैम्प एक ऐसा इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है
जो वक्त के साथ साथ गर्म होता जाता है, एंड ड्यू टू इंक्रीजिंग हीट द रेजिस्टेंस इंक्रीजेस एंड देयरफॉर द वोल्टेज अक्रॉस इट आल्सो इंक्रीजेस। मैं उम्मीद करता हूं ये बात यहां तक सबको समझ आ गई होगी, इसमें ऐसा कोई मुश्किल बात नहीं। अच्छा, अब इसी का एक दूसरा कंपोनेंट है दैट इज अ लिटिल अपोजिट ऑफ द फिलामेंट लैम्प, दैट इज नोन एज थर्मिस्टर। थर्मिस्टर को मैं एक मैजिकल कंपोनेंट बोलता हूं। जहां हर कंपोनेंट गर्म होता है और रेजिस्टेंस बढ़ाता है, इसकी वर्किंग बड़ी अलग है। थर्मिस्टर, if temperature increases, resistance of thermistor decreases। क्या बोलता है कि सर अगर हमारे पास टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस ऑफ थर्मिस्टर कम हो जाएगी एंड द ग्राफ वुड बी टर्न टुवर्ड्स द करंट एक्सिस। हमेशा ग्राफ कहां टर्न होगा, वी आई हो या आई वी हो। अच्छा, 99% आई वी, मतलब सिलेबस में भी आई वी लिखा हुआ है, बट मैं दोनों पढ़ा देता हूं जस्ट के कॉन्सेप्ट समझ आ जाए कि थर्मिस्टर क्या है। इट्स अ मैजिकल कंपोनेंट इज यूज्ड इन सेंसर्स, कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस कम हो जाती है, तो फिर डेफिनेटली इन कोल्ड या कोल्ड का रीजन में रेजिस्टेंस विल इंक्रीज। तो भाई ठंडा करूंगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, गर्म करूंगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। ये हमारे पास थर्मिस्टर की वर्किंग है। थर्मिस्टर का जो सर्किट सिंबल है दैट इज दिस। ये थर्मिस्टर का सर्किट सिंबल है, और अगर ये आ गया तो मैं ये कैसे भूल गया। फिलामेंट लैम्प का सर्किट सिंबल ये है। तो ये हमारे पास थर्मिस्टर का सिंबल है। दिस इज हाउ यू ड्रॉ अ थर्मिस्टर इन द सर्किट डायग्राम। अच्छा, यहां तक बात क्लियर है। ये आगे सर हमारे ग्राफिकल कंपोनेंट्स, ओमिक कंडक्टर, स्ट्रेट लाइन, डायोड, एक तरफ करंट जीरो, एक तरफ नॉर्मल ग्राफ, थर्मिस्टर ग्राफ टुवर्ड्स करंट, और फिलामेंट लैम्प का ग्राफ टर्न्स टुवर्ड्स वोल्टेज। इसकी रेजिस्टेंस बढ़ती है, इसकी रेजिस्टेंस कम होती है, ओमिक कंडक्टर की रेजिस्टेंस सेम रहती है, डायोड अलाउस करंट इन वन डायरेक्शन ओनली। ये आगे सर हमारे मोटे मोटे बड़े बड़े अच्छे अच्छे कंपोनेंट्स। अब आ जाते हैं कुछ मासूम मासूम से दो तीन कंपोनेंट्स पे। सबसे पहले हमारे पास हैं एलडीआरस, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर्स, जिनका सर्किट सिंबल कुछ इस तरीके से होता है। एलडीआरस की वर्किंग है, ग्राफ नहीं है। व्हेन लाइट इंक्रीजेस, व्हेन लाइट इंटेंसिटी इंक्रीजेस, जब लाइट इंटेंसिटी बढ़ाता हूं, रेजिस्टेंस ऑफ एलडीआर डिक्रीजेस। जितनी लाइट ज्यादा हो जाएगी उतनी रेजिस्टेंस ऑफ एलडीआर कम हो जाएगी। जब लाइट इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, रेजिस्टेंस ऑफ एलडीआर कम हो जाएगी। मतलब डार्क रूम में एलडीआर वुड बी ऑफरिंग वेरी हाई रेजिस्टेंस कंपेयर टू अ लाइटेड रूम। तो इन डार्क रीजन एलडीआर ऑफर्स हाई रेजिस्टेंस। अच्छा, अब लेट्स सपोज मैं कह रहा हूं सर मेरे पास एक सर्किट है, I've got a resistor, I've got an LDR, and I've got a lamp over here that is again connected to a circuit. वो एक सर्किट से कनेक्टेड है, चल रहा है। आई हैव अ स्विच कि मैं इसको ऑन ऑफ कर सकता हूं। अभी फिलहाल LDR is offering 100 ohms,
लेट्स से मैंने लैंप ऑन कर दिया, तो एलडीआर की रेजिस्टेंस जो होगी वो रिड्यूस डाउन होते होते लेट्स सपोज हो गई सर 50 ओम्स। कितनी रेजिस्टेंस हो गई सर? 50 ओम्स हो गई लाइट ऑन करने के बाद। तो उसकी वजह से वोल्टेज विल ऑल्सो रिड्यूस अक्रॉस एलडीआर। वोल्टेज क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। एंड देन जब इसके अक्रॉस वोल्टेज डिक्रीज हो जाएगा तो बैटरी अगर लेट्स सपोज 20 वोल्ट्स दे रही थी और लेट्स अज्यूम कि पहले ये 12 वोल्ट कंज्यूम कर रहा था, अब वोल्टेज रिड्यूस डाउन हो गया, लेट्स सपोज ये 6 ओम कंज्यूम कर रहा है, तो इसका वोल्टेज बढ़ जाए, इसका वोल्टेज बढ़ जाएगा। यहां पे एक कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा डिफाइन भी करते हैं। ये इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, जहन में आ गया तो चले, व्हाई नॉट। सर मेरे पास एक सर्किट है, I've got a resistor, I've got a light dependent resistor, and the circuit is working properly. Let's say battery was of 12 volts. Just to understand, there was a lamp connected on this side और लैंप पीछे एक स्विच और एक बैटरी से अपने एक्सटर्नल सर्किट में चल रहा है। अपना लैंप है, उसका इस सर्किट से कोई ताल्लुक नहीं है, वो अपना जैसे लाइट ऑन ऑफ कर रहा है। और सर दो कॉन्सेप्ट है यार, कॉन्सेप्ट है, जरा मजे का कॉन्सेप्ट है। मैंने यहां पे लगा दिया एक वोल्ट मीटर, अब मैं कह रहा हूं कि लैंप ऑन हो जाए, लैंप ऑन हो जाए, लैंप ऑन हो जाए तो वोल्ट मीटर की रीडिंग को क्या होगा? सुने मैं क्या कह रहा हूं, मेरे सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं कह रहा हूं कि लैंप ऑन में व्हाट विल हैपन टू रीडिंग ऑन वोल्ट मीटर? बहुत अच्छा, मतलब ना सवाल आया है पेपर में, आते हैं बहुत कॉमनली। अब यार वैसे ही सिर्फ समझ पहले क्रिएट करें यार, उर्दू में समझ क्रिएट कर दें, फिर इसको पास पेपर पे भी देख लेंगे। वैसे ही समझ क्रिएट कर रहा हूं कि सर जब मैं लाइट बढ़ाऊंगा, मतलब ये लैंप लाइटेड होगा, लैंप जब लाइट दे रहा होगा, तो यू गाइस वुड रियलाइज कि एलडीआर की रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। रेजिस्टेंस कम होने का मतलब है कि एलडीआर के अक्रॉस जब रेजिस्टेंस कम हो जाएगी तो एलडीआर के अक्रॉस वोल्टेज भी कम हो जाएगा। ये बात 100% सही है, समझ आ गई तो परफेक्ट, यू गाइस हैव डन इट। पर वो सवाल ये बोल रहा है कि वोल्ट मीटर की रीडिंग हो क्या? अच्छा गाइस, यू नीड टू मेक दिस सेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कि अगर 12 वोल्ट बैटरी दे रही है ना, तो दैट इज गोइंग टू बी कंज्यूम्ड, दैट्स अ मस्ट केस। ये 12 वोल्ट की बैटरी जो है ना, ये 12 वोल्ट दोनों कंज्यूम करेंगे। अगर इसके अक्रॉस वोल्टेज कम हो जाएगा ना, दैट मींस डेफिनेटली, अगर इसके अक्रॉस वोल्टेज कम हो जाएगा, दैट डेफिनेटली मींस कि जो सेकंड वाला कंपोनेंट है ना, दैट वुड बी गेटिंग मोर वोल्टेज ऑटोमेटिकली। तो वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। वोल्ट मीटर रीडिंग वुड इंक्रीज। फिर बोल रहा हूं, अपना कॉन्सेप्ट खराब मत करो, सही बन गया है कि भाई लाइट बढ़ाता हूं, जो है एलडीआर की रेजिस्टेंस कम हो जाती है, वोल्टेज भी कम हो जाता है, करंट बढ़ जाता है, परफेक्ट। बट वो इसकी वोल्टेज की तो बात ही नहीं कर रहा, बोले मैंने वोल्ट मीटर यहां लगाया दूसरे वाले पे, अब क्या होगा? तो इस केस में याद रखिएगा, जब इधर वोल्ट मीटर लगा होता तो आपका परफेक्ट आंसर, लाइट बढ़ाई, रेजिस्टेंस कम हो गई, वोल्टेज कम हो गया, परफेक्ट आंसर। बट उसने कहा इसके वोल्टेज को क्या होगा? तो जब भी बात दूसरे कंपोनेंट के वोल्टेज की करता है, तो एक कंपोनेंट का जब वोल्टेज कम हो जाता है तो ऑटोमेटिकली दूसरे कंपोनेंट का वोल्टेज इंक्रीज हो जाता है। चलें सर, ये हमारे पास एलडीआर की वर्किंग थी। नाउ वी हैव गॉट अ वर्किंग ऑफ अ वेरिएबल रेजिस्टर। वेरिएबल रेजिस्टर एक ऐसा कंपोनेंट है जिसकी रेजिस्टेंस मैं चेंज कर सकता हूं। वेरिएबल रेजिस्टर इज लाइक वी कैन चेंज द रेजिस्टेंस of variable resistor.
इसकी वजह है टू गेट मल्टीपल रीडिंग्स ऑफ वोल्टेज एंड करंट। इस बात को समझना बड़ा जरूरी है। जब भी मैंने कोई आईवी ग्राफ प्लॉट करना होता है ना, मेरे पास ये वेरिएबल रजिस्टर जो आप लोग देख पा रहे हैं, इस वेरिएबल रजिस्टर के अंदर ये स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट होता है जिसको मैं मूव करके रेजिस्टेंस अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकता हूं अकॉर्डिंग टू माई नीड। अगर ये वेरिएबल रजिस्टर को कम पे सेट करूंगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, पूरे सर्किट में वोल्टेज करंट चेंज हो जाएगा। ज्यादा करूंगा तो वोल्टेज करंट चेंज हो जाएगा। इससे मैं मल्टीपल रीडिंग्स ऑफ करंट एंड वोल्टेज निकाल पाता हूं। अब सर ये कैसे निकाल पाते हैं? सर आप भी समझा, बिल्कुल समझ लेते हैं यार, समझने में तो कोई पैसे नहीं है ना। अब सुने, गौर करें। नाउ लेट्स टेक अ फिलामेंट लैंप। लेट्स टेक नॉट अ फिलामेंट लैंप, रादर अ रेजिस्टर ही ले लेते हैं, ठीक है। यहां पे एक वेरिएबल रेजिस्टर लगा। अच्छा, आई एम रिक्वायर्ड, या लेट्स टेक अ फिलामेंट लैंप, दैट वुड मेक मच मोर सेंस। ये लैंप ले लेते हैं, लैंप वुड मेक मच मोर सेंस। लैंप के अक्रॉस वोल्टमीटर पैरेलल में लगा दिया बिकॉज वोल्टमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। जो रेजिस्टेंस निकालनी है, मतलब आईवी ग्राफ बनाना है मुझे फिलामेंट लैंप का, तो मैं क्या करूंगा, वोल्टमीटर में लैंप के अक्रॉस लगा दूंगा, पैरेलल में कनेक्ट हो जाएगा। एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज, एनी पॉइंट पे मैं एक एमीटर लगा देता हूं, करंट भी मुझे मिल जाएगा। चले ये भी फिलहाल यहां पे करंट निकाल लेते हैं, ठीक है। करंट हमारे पास 0.9 आ रहा है। अब मेरे पास अगर मैं वैल्यू निकालूं रेजिस्टेंस की, तो यू गाइस वुड रियलाइज कि 9 वोल्ट है और 0.9 एम्पेयर है। तो अभी फिलहाल मेरे पास जो रीडिंग आ रही है, वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस 9 और 0.9 आ रही है। वेरिएबल रेजिस्टर की रेजिस्टेंस मैं चेंज कर सकता हूं। मैंने वेरिएबल रेजिस्टर की रेजिस्टेंस बढ़ा दी, अब रीडिंग आ गई वोल्टेज की 4.09 एंड 0.41। वो भी मैंने अपने कॉलम में लिख ली। रेजिस्टेंस की वैल्यू कम कर दी, एक और रीडिंग आ गई 11.25, 1.12। तीनों रीडिंग से मैं रेजिस्टेंस की वैल्यूज निकाल सकता हूं। मैं वोल्टेज अपॉन करंट करूंगा, 9 डिवाइडेड बाय 0.9, एक आंसर आ जाएगा। मैं वोल्टेज अपॉन करंट करूंगा, तीनों चीजों का एक आंसर आ जाएगा। लेट मी जस्ट ग्रैब माय कैलकुलेटर रियल क्विक, ताकि अंडरस्टैंडिंग और बेहतर डेवलप हो जाए। तो अगर मैं 9 डिवाइडेड बाय 0.9 करता हूं तो आप गेट अ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम्स। इवन कि इसमें भी 10 ही आएगी, इसमें भी 10 ही आएगी। वोल्टेज अगर 11.25 डिवाइडेड बाय 1.12 करूंगा, द आंसर वुड बी 10। अगेन तीनों में 10 आएगी। तो मैं इजीली I can get multiple readings of current and voltage and then I can easily plot a graph। तो बेसिकली वेरिएबल रेजिस्टर करता क्या है, रेजिस्टेंस की वैल्यूज कम ज्यादा करता है, जिसकी वजह से मैं मल्टीपल रीडिंग्स निकाल सकता हूं करंट एंड वोल्टेज की अराउंड द कंपोनेंट, एंड उसके अगेंस्ट मैं फिर अपने ग्राफ को प्लॉट कर सकता हूं। अब आ जाते हैं सर इस सारी डिस्कस वर्किंग की कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चनिंग पे, ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाए। और वेरिएबल रेजिस्टर इज गोइंग टू बी पार्ट ऑफ द सर्किट ऑलवेज। इन केस जब भी मुझे किसी कंपोनेंट की रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी हो, अगर मुझे किसी कंपोनेंट की रेजिस्टेंस निकालनी है, तो मैं वेरिएबल रेजिस्टर हमेशा कनेक्ट करता हूँ,
because variable resistor helps me to get multiple readings of current and voltage. जितनी मैंने बात की है इस बात से मैं कुछ कुछ क्वेश्चंस अभी करा दूंगा ताकि अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए. सबसे पहले एक सवाल अक्टूबर नवंबर 2024 का बहुत रीसेंट एग्जाम का कर लेते हैं. A student has battery of EMF 12 volts. The student uses the battery in the circuit with 12 volt filament lamp to obtain range of suitable readings to plot a current. Range चाहिए, क्या चाहिए? Range of suitable readings. तो रेंज के लिए तो अभी आपने देखा एक ही कंपोनेंट चाहिए होता है, वेरिएबल रेजिस्टर. कंप्लीट द सर्किट डायग्राम, यू नीड एडिशनल कंपोनेंट्स. यू विल नीड एडिशनल कंपोनेंट्स. अच्छा, सबसे पहले तो सर एक एमीटर जो कि करंट दे देगा. उसके बाद सर यहां पे एक वेरिएबल रेजिस्टर. अच्छा, वेरिएबल रेजिस्टर का सर्किट सिंबल ये होता है. वेरिएबल रेजिस्टर का जो सर्किट सिंबल है दैट इज दिस. ये सर्किट सिंबल है और ये सर्किट. एक चीज और, वोल्टमीटर लगाऊंगा जिसका वोल्टेज चाहिए, जिसकी रेजिस्टेंस की रीडिंग चाहिए. ठीक है, परफेक्ट हो गया. अच्छा, ड्रॉ द शेप ऑफ द करंट वोल्टेज ग्राफ ऑफ अ फिलामेंट लैंप. फिलामेंट लैंप का ग्राफ अभी बताया कहां टर्न होता है, वोल्टेज की तरफ. कहां टर्न होता है, वोल्टेज की तरफ टर्न होता है. स्टेट व्हाट हैपेंस टू द रेजिस्टेंस ऑफ फिलामेंट लैंप एज द अप्लाइड वोल्टेज इंक्रीजेस एंड एक्सप्लेन वन रीजन. तो रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, फिलामेंट लैंप की रेजिस्टेंस क्या होती है, इंक्रीजेस. क्यों? बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर. क्योंकि हमारे पास फिलामेंट लैंप का टेम्परेचर बढ़ता है तो उसकी रेजिस्टेंस बढ़ती है. तो वोल्टेज बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी और टेम्परेचर जब बढ़ेगा एंड देन करंट डिक्रीजेस. तो ये आपके पास फिलहाल यही मांगी हुई कि रेजिस्टेंस को क्या होता है, रीजन बता दिया टेम्परेचर का. ये आपके पास एक छोटा सा क्वेश्चन हो गया. विल डू अ कपल ऑफ मोर, then we'll move on to the notes and do a couple question over there as well ताकि ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए. अदरवाइज पासवर्ड की क्लासेस की रिकॉर्डिंग काफी ज्यादा हुई भी है. अच्छा, ये नहीं था, ये था. ठीक है. A student uses a circuit shown to investigate R की रेजिस्टेंस निकालने के लिए. अच्छा, अब इसमें बोल रहा है, देखिए सवाल बिल्कुल अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है. डिस्क्राइब हाउ द स्टूडेंट यूजेस द apparatus in figure 5.1 to obtain range of ammeter and voltmeter reading. तो रेंज किसकी मदद से निकाल सकते हैं भाई, वेरिएबल रेजिस्टर की मदद से. तो कैसे निकाल सकते हैं, बाय एडजस्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ द वेरिएबल रेजिस्टर वी कैन ऑब्टेन रेंज ऑफ वोल्टमीटर एंड एमीटर रीडिंग. तो बाय एडजस्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ वेरिएबल रेजिस्टर. अच्छा, द रीडिंग ऑब्टेन्ड आर शोन इन टेबल 5.1. स्टेट ओम्स लॉ. क्या है ओम्स लॉ, क्या है ओम्स लॉ? करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट, कीपिंग फिजिकल कंडीशंस एंड टेम्परेचर कांस्टेंट. आई वोंट बी राइटिंग इट अगेन बिकॉज थोड़ा सा टाइम बचाते हैं. लेट्स जस्ट कॉपी दैट ताकि अब तो खैर आप लोग की अंडरस्टैंडिंग. अपने बार लाजमी लिखिएगा, ऐसा नहीं है कि अपने बार ना लिखे, बट ये हम लोगों ने पढ़ लिया. अच्छा, यूजिंग द रिजल्ट इन द टेबल. टेबल वाला आ गया कॉन्सेप्ट. शो दैट द रेजिस्टर ओबेज ओम्स लॉ. मैंने कहा था करंट और वोल्टेज की रीडिंग है. ओम्स लॉ कैसे, रेजिस्टेंस सबकी सेम आनी चाहिए. अच्छा, वो बोल भी रहा है कि यूजिंग द वैल्यूज ना. तो अब यहां पे रेजिस्टेंस इज बेसिकली वोल्टेज अपॉन करंट. पहला 7.6 वाला वोल्टेज है, उसके अक्रॉस करंट है 320 मिली एम्पेयर्स. तो 320 एक्सपोनेंट -3 मिली होता है. ठीक है. दूसरा हमारे पास है 5.2, 220 मिली एम्पेयर्स. एंड तीसरा है 2.4, 100 मिली एम्पेयर्स. तो 7.6 divided by 320 exponent -3, the value will be around 24 ohms. 5.2 divided by 220 exponent -3, too significant but the value is again going to be 24 ohms. 2.4 divided by 100,
द वैल्यू इज अगेन गोइंग टू बी एग्जैक्टली 24 ohms. तो क्या कह सकता हूं, सिंस रेशो ऑफ VI is same, resistor obeys Ohm's law. तो ये वही वर्किंग जो हम लोगों ने आज के लेक्चर में डिस्कस की है, उसी से रिलेटेड हमने पूरी बातें कर ली, सारे काम भी कर लिए. अब हम लोग, अच्छा ये रियोस्टेट और पोटेंशियल डिवाइडर भी मैं पढ़ाऊंगा. पोटेंशियल डिवाइडर मैंने काफ़ी डिटेल में पढ़ाना होता है, तो अभी मेंशन इन कुछ लेक्चर्स में पढ़ाएंगे. अच्छा, अभी एक सवाल यहाँ पे है. स्टेट फिगर 6.21 shows how the current in the filament lamp depends on the potential difference. तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा है तो करंट कम हो रहा है यहाँ. अच्छा ये बता दिया कि शो कर रहा है, ठीक है. कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट लैम्प व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस इज 1. जब रेजिस्टेंस वोल्टेज 1 था, द वैल्यू ऑफ करंट इज 0.16. तो रेजिस्टेंस इज द रेशियो ऑफ वोल्टेज टू करंट. वोल्टेज हमारे पास जब 1 था तो रेजिस्टेंस वाज 0.16. आप डिवाइड कर देंगे, you would get the value of 6.25 ohms. पार्ट बी में क्या बोला है, डिस्क्राइब हाउ द रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट लैम्प चेंजेस इफ एट ऑल व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट इंक्रीजेस. तो आप क्या बोलेंगे, एज वोल्टेज इंक्रीजेस, पूरी बात कीजिएगा, मैं जरा थोड़ा सा, वोल्टेज इंक्रीजेस, रेजिस्टेंस इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर. ये हमारे पास आ गया. अच्छा, बिफोर एंडिंग द लेक्चर हम लोग लास्ट कंपोनेंट्स की वर्किंग इस लेक्चर के अंदर करते हैं. ऑल द कंपोनेंट्स दैट इज इंपॉर्टेंट इन दिस चैप्टर में उनको एक बार गो थ्रू करवा रहा हूं, बाकी काम आपका है. उसके बाद आपने नेक्स्ट लेक्चर में फिर शॉर्ट सर्किट वगैरह की थोड़ी बात करेंगे. स्विच का काम क्या होता है बेटा, सर्किट को ऑन या ऑफ करना. सेल क्या प्रोवाइड करता है बेटा, ईएमएफ. बैटरी क्या प्रोवाइड करती है बेटा, ईएमएफ फॉर अ सर्किट टू वर्क. डीसी सप्लाई भी बेटा क्या प्रोवाइड करती है, ईएमएफ फॉर द सर्किट टू वर्क. एसी सप्लाई भी बेटा ईएमएफ प्रोवाइड करती है फॉर द सर्किट टू वर्क. लैंप क्या करता था, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट में और लाइट में कन्वर्ट करता था. वायर्स ज्वाइनिंग सबको पता है, वायर्स क्रॉस, एक के ऊपर दूसरी वायर हो अगर. पोटेंशियल डिवाइडर अभी पढ़ेंगे. फिक्स रेजिस्टर रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है. वेरिएबल रेजिस्टर रेजिस्टेंस की वैल्यूज वेरी कर सकती हैं. एलडीआर अभी पढ़ा, लाइट बढ़ाऊंगा रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, लाइट कम करूंगा रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी. फ्यूज अभी नहीं पढ़ा. थर्मिस्टर हमारे पास, टेम्परेचर बढ़ाऊंगा रेजिस्टेंस कम, टेम्परेचर कम करूंगा रेजिस्टेंस ज्यादा. रिले नहीं, ट्रांसफार्मर अभी नहीं, गैल्वेनोमीटर भी नहीं पढ़ा. एमीटर सीरीज में कनेक्ट होता है, इट मेजर्स करंट. वोल्टमीटर पैरेलल में करंट कनेक्ट होता है, इट मेजर्स वोल्टेज. गैल्वेनोमीटर, ओ सॉरी जनरेटर अभी नहीं, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में हीटर. इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, हीट. मैग्नेटाइजिंग कॉइल भी अभी नहीं इस चैप्टर में. डायोड अलाउस करंट टू फ्लो इन वन डायरेक्शन. एंड लास्ट इज एलईडीज, लाइट इमिटिंग डायोड्स. एलईडीज बेटा क्या करेंगी, एलईडीज हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती हैं किसमें, लाइट में. नॉर्मली हर जगह एलईडीज कनेक्टेड होती हैं. तो ऑन दैट नोट जितना मैंने बताया दैट इज इंपॉर्टेंट सो फार. सब पढ़ेंगे, एक एक चीज जो है बुक में वो सब हमने पढ़नी. मैंने इस साल के लिए ही बुक बनाई है, बट थोड़ा थोड़ा करके इंसानों की तरह. यहां पे बात को थोड़ा सा स्टॉप करेंगे. यहां से ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट की वर्किंग एंड देन वी गॉट अ कपल ऑफ वर्किंग्स जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. लेट्स कीप इट टिल हियर. सी यू इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट क्लास. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. टेक केयर गाइस.